हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 23 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है हरियाणा का इतिहास, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो हमारी क्लास 22 थी उसमें हमने हरियाणा के महत्वपूर्ण गणराज्य व वर्धन वंश को देखा था। वर्धन वंश में जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कन्नौज, उस पर अधिकार करने के लिए 200 साल तक युद्ध चलता है और उस युद्ध में गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हो जाते हैं व उनका अधिकार कन्नौज पर हो जाता है। तो वर्धन वंश के बाद हरियाणा पर भी गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिकार हो जाता है। तो आज इस टॉपिक में, आज इस क्लास में हम हमारे 4 व 5 वंश पढ़ेंगे, जो हैं हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है हमारा हरियाणा में तैमूर वंश, तीसरा वंश होगा हमारा गजनी वंश जब मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, चौथा वंश होगा हमारा हरियाणा में चौहान वंश और पांचवा वंश होगा हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश। तो आइए अब हम हमारा पहला वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वंश है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शुरुआत की गई थी वो नागभट्ट द्वितीय ने करी थी और यही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल, जो पाल वंश था, पाल वंश के धर्मपाल को पराजित करके हरियाणा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख व सबसे प्रतापी राजा था मिहिर भोज। और मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था, उसका शासन चला था 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मिहिर भोज के 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे। मिहिर भोज जो शासक था उससे संबंधित 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे और वो 2 अभिलेख हमें पेहोवा और सिरसा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मिहिर भोज के समय में, मिहिर भोज जो राजा था, मिहिर भोज के समय में पेहोवा जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, पेहोवा क्षेत्र उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। दोबारा देखिए कि पेहोवा जो क्षेत्र था जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, पेहोवा क्षेत्र उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और यह घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था मिहिर भोज के शासनकाल में, मिहिर भोज के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मिहिर भोज के समय में सिरसा में पाशुपत संप्रदाय का शासन चल रहा था। मिहिर भोज जो सबसे प्रतापी राजा था, उसके शासनकाल में, उसके कार्यकाल जो हुआ था, उसका शासनकाल था मिहिर भोज के समय में ही सिरसा में पाशुपत संप्रदाय का शासन चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो थी हमारी कन्नौज, जो हमारी हर्षवर्धन की भी राजधानी थी। हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मिहिर भोज तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य करता है। जब मिहिर भोज अपना शासन चलाता है, वह जब तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लेता है तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वह अपना राज्य का जो अगला राजा नियुक्त करता है, अपने पुत्र महेंद्रपाल को नियुक्त करता है। मतलब कि मिहिर भोज तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने पुत्र महेंद्रपाल को अपने राज्य का राजा नियुक्त करता है। तो मिहिर भोज के बाद जो अगला राजा होता है वो है हमारा महेंद्रपाल।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महेंद्रपाल के समय एक पेहोवा अभिलेख मिला, जिसे पेहोवा अभिलेख हमें मिहिर भोज के समय में भी मिले थे, और मिहिर भोज के समय में ही पेहोवा घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। परंतु उसका जो पुत्र था महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के समय में भी एक पेहोवा अभिलेख मिला था, जिससे हमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है, जिससे हमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 9वीं शताब्दी में पेहोवा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा पर तोमर वंश का अधिकार हुआ था। तो ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा पर तोमर वंश का अधिकार हो गया था। तो दूसरा जो वंश है हमारा, वो है हमारा तोमर वंश। हरियाणा पर तोमर वंश का उदय। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि मोहम्मद गजनबी ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया था, उस समय हरियाणा में तोमर वंश चल रहा था। जो मोहम्मद गजनबी आया था भारत में, मोहम्मद गजनबी ने जब 1009 में पहली बार आक्रमण किया था थानेसर पर, उस समय हरियाणा में जो वंश चल रहा था वो हमारा तोमर वंश चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा पर तोमरों का जो अधिकार हुआ था वो 910 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगर 910 ईस्वी आता है तो आंसर होगा हमारा 910 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तोमर वंश का जो संस्थापक थे वो थे हमारे अनंगपाल तोमर, और अनंगपाल तोमर ने ही फरीदाबाद में सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, वह दिल्ली को बचाया था। दोबारा से देखिए कि तोमर वंश के जो संस्थापक थे अनंतपाल तोमर, और अनंतपाल तोमर ने ही फरीदाबाद में सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, और अनंतपाल तोमर ने ही दिल्ली को बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1631 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार तोमरों को सोमवंशी क्षत्रिय तथा पांडवों का वंशज बताया गया है। मतलब कि 1631 में एक शिलालेख व अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस शिलालेख के अनुसार तोमर जो वंश के शासक हैं, तोमरों को सोमवंशी क्षत्रिय बताया गया है, व पांडवों का वंशज बताया गया है तोमरों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनंगपाल द्वारा अपने गुरु, मतलब कि अनंगपाल जो शासक था तोमर वंश का, उनके गुरु थे हंसकर, और अनंगपाल द्वारा अपने गुरु के नाम पर ही हांसी में किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तोमर वंश के पतन के कारण, कि भाई तोमर वंश का क्या कारण था जो तोमर वंश का पतन हुआ था। तो तोमर वंश का सबसे महत्वपूर्ण पतन का कारण था मोहम्मद गजनबी व मोहम्मद गजनबी के उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण। मतलब तोमर वंश के समय में ही मोहम्मद गजनबी व मोहम्मद गजनबी का जो भतीजा था व मोहम्मद गजनबी के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भारत पर व हरियाणा पर थानेसर पर आक्रमण किया था, और यही सबसे बड़ा कारण बताया जाता है तोमर वंश के पतन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि तोमर वंश का जो अंतिम शासक बताया जाता है वो है हमारा अनंगपाल द्वितीय, और अनंगपाल द्वितीय का जो शासन चला था वो 1051 से 1081 तक चला था। और अनंगपाल द्वितीय से पहले जो तोमर वंश का राजा था वो था कुमारपाल, और कुमारपाल की मृत्यु हो जाने के बाद जो गद्दी पर बैठा तोमर वंश का शासक वो था हमारा अनंगपाल द्वितीय। तो ये था हमारा तोमर वंश की जानकारी। उसके बाद तोमर वंश के शासनकाल में ही
हरियाणा पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हुआ था और इस प्रकार से गजनी वंश चला था हरियाणा पर। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महमूद गजनबी ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया था उस समय हरियाणा पर तोमरों का अधिकार था, मतलब तोमर वंश का अधिकार था हरियाणा पर जब मोहम्मद गजनबी ने भारत पर व हरियाणा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1009 ईस्वी में गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, परंतु बिना लड़े ही वापस चला गया था। तो अगर पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गजनबी का थानेसर पर पहला आक्रमण कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1009 में, परंतु मोहम्मद गजनबी बिना लड़े ही वापस चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1014 में 5 साल बाद मोहम्मद गजनबी दोबारा से आता है, दोबारा से आक्रमण करता है 1014 में और हरियाणा पर आक्रमण करता है। जिस समय वह हरियाणा पर आक्रमण करता है और हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण करता है, उस समय थानेसर का राजा था राजा जयपाल। दोबारा देखिए कि 1014 में मोहम्मद गजनबी दोबारा से हरियाणा पर आक्रमण करता है और उस समय जो हमारा थानेसर था, थानेसर का राजा था उस समय जयपाल। और 1014 में ही मोहम्मद गजनबी थानेसर से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति, मतलब भगवान विष्णु की मूर्ति अपने साथ ले जाता है। ये जो मूर्ति थी ये थी हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में, मतलब कि 1014 में मोहम्मद गजनबी लक्ष्मी नारायण मंदिर को लूटता है और लक्ष्मी नारायण मंदिर से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति, जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी, उसको ले जाता है थानेसर से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब मोहम्मद गजनबी 1014 में भगवान विष्णु की मूर्ति ले जाता है तो इस मूर्ति को वह मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा देता है और इसी कारण से मोहम्मद गजनबी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो ये था मोहम्मद गजनबी के आक्रमण। उसके बाद जब मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गजनबी के उत्तराधिकारियों का आक्रमण होता है हरियाणा पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि गजनबी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा था मसूद और मसूद ने 1037 में हांसी व सोनीपत पर आक्रमण किया था। जिस समय मसूद ने 1037 में आक्रमण किया था उस समय हांसी का जो राजा था वो था हमारा कुंवरपाल, तोमर वंश का राजा था कुंवरपाल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मसूद ने अपनी राजधानी बनाई थी हांसी को अपनी राजधानी बनाया था मसूद ने, जो भतीजा था मोहम्मद गजनबी का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1043 में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था और उस समय भी तोमर वंश का शासक था कुमारपाल। दोबारा से देखिए कि मोहम्मद गजनबी ने 1009 में आक्रमण किया परंतु वह बिना लड़े ही वापस चला गया था। उसने दोबारा से आक्रमण किया 1014 में जब उसने थानेसर पर भगवान विष्णु की मूर्ति ले गया था। उसके बाद महमूद गजनबी का जो भतीजा था मसूद ने 1037 में आक्रमण किया था हांसी पर। उसके बाद 1043 में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था और उस समय तोमर वंश का राजा था कुमारपाल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुमारपाल की मदद करी थी चौहानों ने। जब चौहानों ने कुमारपाल की मदद करी थी तो मादूद उस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब मोहम्मद गजनबी भारत पर आया था, वह जब थानेसर पर हमला किया था, आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ
एक इतिहासकार आया था जो था हमारा अल-ब्रूनी। और अल-ब्रूनी की एक पुस्तक है जो है हमारी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो पुस्तक है, उस पुस्तक में हमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। और इसी किताब में, किताब उल हिंद में, कैथल का जो नाम था वो हमें कवितल मिला है। दोबारा से देखिए एक बारी कि मोहम्मद गजनवी के साथ एक इतिहासकार आया था जो था हमारा अल-ब्रूनी। और अल-ब्रूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जो थी हमारी किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद में हमें कुछ जानकारी मिलती है जो है हमारी ब्रह्म सरोवर की जानकारी। और कैथल का नाम मिला था कवितल। ये जो हमारा ब्रह्म सरोवर है ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। और इसी ब्रह्म सरोवर को अबू फजल ने लघु सागर भी कहा है। ब्रह्म सरोवर को अबू फजल ने लघु सागर भी कहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण हुआ था, जैसा हमने पढ़ा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इन 17 बार आक्रमणों में से एक आक्रमण किया था 1025 में। और 1025 में जब आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी का, तो वह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था जो है हमारा गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर पर 1025वां आक्रमण किया था। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय चालुक्य वंश चल रहा था। चालुक्य वंश का शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। तो ये था हमारा गजनी वंश की जानकारी जो हमारे हरियाणा पर जिन्होंने अधिकार किया था। चौथा वंश आता है हमारा हरियाणा में चौहान वंश। पहला पॉइंट है इसमें कि 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्नोराज ने तोमरों को हराया था। दोबारा देखिए कि 1139 में चौहान वंश का एक राजा था जो था अर्नोराज। और अर्नोराज ने तोमरों को हराया था। वह हरियाणा पर इस प्रकार से चौहान वंश का अधिकार होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1156 में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था। तोमरों का अंत कर दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौहान वंश का जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। एक बारी दोबारा से देखिए कि चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। उसके बाद 1139 में चौहान राजा अर्नोराज ने तोमरों को हराया था। और 1156 में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था, परंतु तोमर वंश अब भी थोड़ा सा हरियाणा में रह रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विग्रहराज चतुर्थ ने महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। जब विग्रहराज चतुर्थ जो प्रतापी राजा था, उन्होंने महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह साथ के साथ उन्होंने हरियाणा और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा वह सबसे प्रतापी राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था सोमेश्वर, पिता का नाम था सोमेश्वर, और इनकी माता का नाम था कर्पूर देवी व कमला देवी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना था 1177 में। और
1177 से 1192 तक वह राजा रहा था, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि था जो था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी चंद्रबरदाई ने, और चंद्रबरदाई का संबंध था हांसी से। ये कहा जाता है कि इस पुस्तक में हमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वह चौहान वंश के बारे में हमें पृथ्वीराज रासो पुस्तक से जानकारी मिलती है, जिसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने कुछ किलों का निर्माण करवाया था। वह कुछ किले का पुनर्निर्माण भी करवाया था, मतलब कुछ किलों की मरम्मत भी करवाई थी। तो सबसे पहले जो किला आता है वो है हमारा गोहाना का किला, और गोहाना का किले का जो नामकरण करवाया गया था वो दरिया सिंह मलिक के नाम पर करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तरावड़ी का किला, तरावड़ी के किले का निर्माण करवाया गया था। तीसरा किला आता है हमारा हांसी का किला, और हांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शेर भी कहा जाता था, और ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिया था, जिसकी वजह से इसे अजमेर का शेर भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 1178 में 13 वर्ष की उम्र में अजमेर का शासक बन गया था। 1178 व 1177 में 13 वर्ष की उम्र में अजमेर का शासक बन गया था पृथ्वीराज चौहान, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने भाडान के राजा को परास्त किया था। अब भाडान वंश कौन था? भाडान वंश जो था वो दक्षिण हरियाणा पर शासन कर रहा था, और भाडान वंश की जो राजधानी थी वो थी हमारी भाडावास, जो हमारी रेवाड़ी में थी। तो भाडान वंश को, वह भाडान के राजा को पराजित किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1182 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, वह हरियाणा पर आक्रमण किया था, उस समय हरियाणा में चौहान वंश चल रहा था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय शासन कर रहा था। तो मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत व हरियाणा पर मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया था। वह पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़े थे। अब इन युद्धों को हम तराइन के युद्ध कहते हैं। तो तराइन के दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 1191 में, 1191 में, और यह युद्ध हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और वो हारकर वापस चला जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया गया था अनंतपाल के द्वारा, हांसी के गोविंद राय के द्वारा, और राजा जयचंद ने भी पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। और हारने के बाद 1191 में जब
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, तो हारकर वो वापस चला जाता है, परंतु मोहम्मद गौरी 1 साल बाद वापस आता है। 1 साल बाद दोबारा से 1192 में वापस आता है। वह पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ता है। तो हमारा जो दूसरा तराइन का युद्ध है वो है हमारा, जो हुआ था 1192 में, जब मोहम्मद गौरी 1 साल बाद दोबारा से आता है। यह युद्ध भी हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया गया था गोविंद राय के द्वारा व आनंदपाल के द्वारा, परंतु इस बार मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद ने। मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद ने, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार जाता है तो यह युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बताया जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत व हरियाणा में मुस्लिम व तुर्की सत्ता स्थापित हो गई थी। मतलब मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो गई थी हरियाणा में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। तो ये दो युद्ध थे हमारे, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था, और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में, और यह युद्ध हमारा इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था, और यल्दौज के साथ हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दौज के साथ हुआ था, और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है। यल्दौज जो था, यल्दौज और कुबाचा मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। मोहम्मद गौरी के सेनापति थे यल्दौज और कुबाचा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोहम्मद गौरी के खिलाफ कुछ और भी युद्ध हुए थे। जैसे पहला हुआ था हमारा चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, और यह युद्ध हमारा मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी राजा जयचंद को हरा देता है। दूसरा जो विद्रोह हुआ था मोहम्मद गौरी के खिलाफ, वो हुआ था हमारा हाँसी का विद्रोह, और हाँसी का विद्रोह हुआ था हमारा 1193 में, और यह विद्रोह हमारा जाटवान मलिक व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है व जाटवान मलिक हार जाता है। तो हमें अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो। तीसरा विद्रोह होता है हमारा रेवाड़ी का विद्रोह, और रेवाड़ी का विद्रोह हमारा तेजपाल और इब्राहिम 12 हजारी के साथ होता है। जब रेवाड़ी का विद्रोह होता है तो तेजपाल के द्वारा इब्राहिम 12 हजारी की मृत्यु कर दी जाती है। जब इब्राहिम 12 हजारी की मृत्यु हो जाती है तो दोबारा से सेना आती है, और इस बार सेना का नेतृत्व किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक सेना का नेतृत्व करता है और तेजपाल और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में युद्ध होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तेजपाल की मृत्यु कर देता है। चौथा विद्रोह हुआ था हमारा मेवात का विद्रोह, और मेवात का विद्रोह हुआ था हेमराज व वजहुद्दीन के बीच में। हेमराज के द्वारा वजहुद्दीन की मृत्यु कर दी जाती है, और जब वजहुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोबारा से सेना का नेतृत्व करके आता है, वह हेमराज की हत्या कर देता है। तो ये था हमारा हरियाणा पर चौहान वंश की जानकारी। उसके बाद हरियाणा पर चौहान वंश व मोहम्मद गौरी के बाद
जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के युद्ध होते हैं, वह मोहम्मद गौरी के खिलाफ कुछ विद्रोह होते हैं, तो मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। तो चौहान वंश और मोहम्मद गौरी के बाद हरियाणा पर दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण वंशों का अधिकार होता है। और दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं हमारे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम, अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसके शासनकाल में बाबर जो मुगल बादशाह था, बाबर ने आक्रमण किया था, वह पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो लोधी वंश का जो हमारा कार्यकाल रहता है वो है 1206 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। वह 1526 में जब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, वह बाबर जीत जाता है। तो 1526 के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। तो अब आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। जैसा हमने देखा दिल्ली सल्तनत के 5 महत्वपूर्ण वंश, तो दिल्ली सल्तनत का हमारा जो सबसे पहला महत्वपूर्ण वंश है वो है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसे हम दास वंश भी कहते हैं, ममलुक वंश भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी लाहौर। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका मकबरा था लाहौर में। राजधानी भी लाहौर बनाई और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुतुब मीनार की नींव, वह कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो हमारी दिल्ली में है, कुतुब मीनार में कुल हमारे 5 मंजिलें हैं और इन 5 मंजिलों में से 4 मंजिलों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण शुरू किया था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था, जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा व कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा बनाया गया है वो हमारा लाहौर में बनाया गया है। दूसरा जो गुलाम वंश का शासक बनता है वो है हमारा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल चलता है वो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से शादी करता है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बन जाता है। तो इल्तुतमिश गुलाम व दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में, परंतु इल्तुतमिश इस राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आता है, वह दिल्ली को राजधानी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा वह प्रथा होती है जिसमें नगद वेतन की बदले भूमि दी जाती है, मतलब नगद वेतन नहीं दिया जाता परंतु भूमि दी जाती है, उसे हम इक्ता प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा भी
कहते हैं। तो तुर्कान ए चहलगानी व दल चालीसा दल बनाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अभी हमने देखा था कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो आगे चलकर शासिका बनती है, और रजिया सुल्तान ही प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी गुलाम वंश की। वह भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी हमारी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो हमारा जो अगली शासिका हैं वो हैं हमारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल चला था वो हमारा 1236 से 1240 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी हमारी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर की उपाधि दी थी, और ये कहा जाता है कि याकूत के साथ रजिया सुल्तान के संबंध थे और इसे घोड़ों का मुखिया बनाया गया था। वह इसे एक उपाधि दी गई थी अमीर ए आखुर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से। जो भटिंडा के सरदार थे अल्तुनिया, उनके साथ रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के कैथल जिले में 1240 में डाकुओं के द्वारा की गई थी। तो जब रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में हुई थी 1240 में, तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो है हमारा कैथल जिले में। रजिया सुल्तान का मकबरा है हमारा कैथल जिले में। तो हमारे जो अगले शासक बनते हैं वो हैं हमारे नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल चला था वो 1246 से 1265 तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि नसीरुद्दीन महमूद ऐसा मुस्लिम शासक था जो टोपियां बुनकर अपनी जीविका चलाता था। अगर पूछ लिया जाता है कि टोपियां बुनकर अपनी जीविका कौन सा शासक चलाता था, तो वो था हमारा नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ मेवात में जबरदस्त विद्रोह हुआ था। मतलब मेवात ने जबरदस्त विद्रोह किया था नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को भेजा था। बलवन ने मेवात में जाकर जंगल कटवा दिए थे जिनमें मेवाती छुपा करते थे। वह बलवन को एक उपाधि मिली थी जो थी हमारी उल्गू खां की उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1254 में नसीरुद्दीन महमूद ने भीमा देवी मंदिर, जो हमारा पिंजौर में है, पंचकुला जिले में है, भीमा देवी मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तो भीमा देवी मंदिर पर नसीरुद्दीन महमूद ने 1254 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा जो अगला शासक बनता है गुलाम वंश का वो है हमारा बलवन, और बलवन का जो कार्यकाल चला था वो हमारा 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक चला था। बलवन का जो मूल नाम था वो था हमारा बहारुद्दीन व गयासुद्दीन बलवन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बलवन ने मेवातियों के खिलाफ लोहो व रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी
अपनाई गई थी बलवन के द्वारा मेवातियों के खिलाफ, जब उसने 1265 पर मेवातियों पर हमला किया था, वह आक्रमण किया था और मेवात में वन कटवाए गए थे बलवन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था बलवन के द्वारा गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बलवन द्वारा दो नए इक्तों की स्थापना की गई थी। दो नए जो कस्बे थे उनकी स्थापना की गई थी, जो थे हमारे कैथल और सोनीपत। अब कैथल जो था, कैथल का जो मुफ्ती था, जो कैथल का अधिकारी था, वो था हमारा जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। बलवन ने जो हमारे 40 गुलाम सरदारों का जो चिलगान गुलाम चिलगाही जो दल बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको भंग कर दिया था। दल चालीसा को भंग कर दिया गया था बलवन के द्वारा। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1290 में बलवन के उत्तराधिकारी था केकुवाड़, और केकुवाड़ की हत्या कर दी जाती है जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह एक नए वंश की शुरुआत होती है जो है हमारा खिलजी वंश। तो ये था हमारा गुलाम वंश की जानकारी। हमारा जो दूसरा वंश आता है दिल्ली सल्तनत का, वो है हमारा खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था हमारा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कैथल का मुफ्ती था, वह कैथल का अधिकारी था जलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जलाउद्दीन खिलजी को कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे शाइस्ता खां व सर-ए-जादर व शाइस्ता खां की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा था जो था अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो हमारा जो अगला शासक आता है खिलजी वंश का, वो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन चला था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली व गुरसप। अली व गुरसप कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंबा महल, जमात खाना मस्जिद, इन इमारतों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के हांसी में बरसी गेट का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में। तो हांसी में बरसी गेट का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुरुग्राम में सराय अलीवर्दी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। सराय अलीवर्दी की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इक्ता प्रणाली जो मैंने बताया था कि वेतन के स्थान पर वेतन ना देकर बल्कि भूमि दी जाती थी, और इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सबसे प्रथम शासक था, सबसे पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन किया गया था, वह स्थायी सेना को वेतन दिया करता था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। तो अगर पूछ लिया जाता है कि मंगोलों ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया था
उस समय हरियाणा में कौन सा शासनकाल चल रहा था? तो वो चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंगोलों के आक्रमण को हिसार तथा झांसी में सेना नायक नानक ने विफल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भूमि पैमाइश की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये था हमारा दूसरा दिल्ली सल्तनत का वंश जो था हमारा खिलजी वंश। उसके बाद हमारा तीसरा वंश आता है जो है हमारा तुगलक वंश। और तुगलक वंश जो चला था वो हमारा 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश का जो सबसे पहला शासक बना था वो था हमारा गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल चला था वो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। मतलब कि हरियाणा में नहरों का निर्माण शुरू किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा व तुगलक वंश के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुगलक वंश की जो स्थापना की गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक को कुछ उपाधियां मिली थी जैसे मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी की उपाधि मिली गई थी गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो ये था हमारा पहला शासक। दूसरा शासक है हमारा तुगलक वंश का जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल चला था वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां व जूना। जूना खां व जौना खां इसको कहा जाता था बचपन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी व दौलताबाद ले गया था जो है हमारा महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और लाहौर से दिल्ली ले गया था इल्तुतमिश राजधानी को। और दिल्ली से दौलताबाद व देवगिरी राजधानी को ले गया है मोहम्मद बिन तुगलक, ले गया था 1326 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही अमीर ए कोही विभाग का गठन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा सुल्तान था। पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मोरक्को व अफ्रीका से एक यात्री आया था जो था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में भारत में आया था। दोबारा से देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से व अफ्रीका से एक यात्री आया था जो था हमारा इब्न बतूता। और इब्न बतूता भारत में 1333 ईस्वी में आया था। और ये इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। रहला जिसमें इब्न बतूता की यात्रा का वर्णन मिलता है। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है रहला जिसमें हमें उसकी यात्रा का वर्णन मिलता है जब वो भारत में आया था 1333 में। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी। तीसरा जो शासक आता है तुगलक वंश का वो है हमारा फिरोजशाह तुगलक। और फिरोजशाह तुगलक का जो शासनकाल चला था वो 1351 से 1388 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोजशाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोजशाह तुगलक ने हिंदुओं को
जिम्मी कहा था। तो हिंदुओं को जिम्मी कहा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे जो हिंदू ग्रंथ थे, हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया था। मतलब इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ व टोपरा से अशोक के स्तंभों को यमुना नदी के रास्ते से दिल्ली ले गया था। दोबारा से देखिए कि अशोक के कुछ स्तंभ थे जो थे हमारे मेरठ में व टोपरा में, जो हमारा यमुनानगर में है। तो फिरोज शाह तुगलक मेरठ व टोपरा से अशोक के स्तंभों को यमुना नदी के रास्ते से दिल्ली में ले गया था, वह दिल्ली में उनको स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम था फजूहत ए फिरोज शाही। फजूहत ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा में कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी, क्योंकि तुगलक वंश ने सबसे पहले नहरों का निर्माण शुरू करवाया था और सबसे ज्यादा हरियाणा में जो नहरों का निर्माण हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुगलक वंश की आय का जो स्रोत था वो था अनाज कर, और अनाज कर जो लिया जाता था वो उपज का 1/10 भाग होता था। उपज का 1/10 भाग होता था अनाज कर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कुछ नगरों का निर्माण करवाया था, जैसे कुछ नगरों की स्थापना करवाई थी, जैसे फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फिरोज खां व फतेह खां की याद में एक शहर की स्थापना करी थी जो था हमारा फतेहाबाद, और इसकी स्थापना करी थी 1352 ईस्वी में। दूसरे शहर था हमारा हिसार, जिसकी स्थापना 1354 ईस्वी में की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तीसरा जो नगर था वो था हमारा फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी 1360 में। चौथा है हमारा अग्रोहा। अग्रोहा की स्थापना की गई थी 1356 में। पांचवा है हमारा हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा की स्थापना की गई थी 1358 में। तो ये हमारे कुछ नगर हैं जिनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दोबारा से देखिए कि फतेहाबाद की स्थापना हुई थी 1352 में, अपने पुत्र की याद में इस शहर की स्थापना की गई थी। फिर है हिसार। हिसार की स्थापना हुई थी 1354 में। फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी 1360 में। अग्रोहा की स्थापना हुई थी 1356 में। हरनी खेड़ा की स्थापना हुई थी 1358 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना में मंदिरों के पुजारियों की हत्या की थी। मतलब गोहाना जो हमारा सोनीपत में है, गोहाना में मंदिर थे और उन मंदिरों में जो पुजारी रहते थे उन पुजारियों की हत्या की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब पुजारियों की हत्या कर दी गई थी गोहाना में, तो फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ गोहाना में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा किले का निर्माण करवाया था, और इस किले में यह बताया जाता है कि 4 गेट थे, और उन 4 गेटों का जो नाम था वो था हमारा, एक गेट का नाम था दिल्ली गेट, दूसरे का था नागौरी गेट, तीसरे का था मोरी गेट, और चौथे का था हमारा तलाकी गेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1356 ईस्वी में हिसार में गुजरी महल बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी पत्नी की
लिए। गुजरी महल का निर्माण हिसार में करवाया गया था 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता, क्योंकि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, व नगर निर्माता, बहुत सारे नगरों की स्थापना करवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता व नगर निर्माता भी कहा जाता है। तुगलक वंश का जो अगला शासक आता है वो है हमारा नसीरुद्दीन तुगलक। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि नसीरुद्दीन तुगलक के समय में तैमूर ने 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया था। तो तैमूर ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तैमूर ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, दिल्ली पर आक्रमण किए थे। तैमूर जो था, तैमूर की सेना 3 दिसंबर 1398 में पानीपत में पहुंच गई थी। तो ये था हमारा तुगलक वंश की जानकारी। हमारा जो चौथा वंश आता है दिल्ली सल्तनत का वो है हमारा सैयद वंश। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे हमारे खिलजी खां। और ये कहा जाता है कि खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। और खिलजी खां का जो मकबरा है वो है हमारा सोनीपत में। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था हमारा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह हमारा अंतिम शासक था सैयद वंश का। तो ये था हमारा सैयद वंश। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था हमारा लोधी वंश। और लोधी वंश का जो शासन चला था वो 1451 से लेकर 1526 तक चला था। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था हमारा बहलोल लोधी। तो पहला शासक है हमारा बहलोल लोधी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां, जिसे हम सिकंदर लोधी भी कहते हैं। तो बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां था जो 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली का सम्राट बना था। मतलब सिकंदर लोधी जो दिल्ली का सुल्तान बना था वो 1489 में बना था, जिसके बचपन का नाम था निजाम खां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहलोल लोधी के खिलाफ हिसार में विद्रोह किया गया था और यह विद्रोह तावार खां यूसुफ ने किया था। लोधी वंश का जो हमारा दूसरा सबसे प्रतापी शासक है वो है हमारा सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था 1504 में और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था 1506 में। दोबारा से देखिए कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था 1504 में और इस आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया गया था 1506 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदर लोधी के बचपन का नाम था निजाम खां। इनके बचपन का नाम था निजाम खां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदर लोधी गुलरुखी व गुरमुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखा करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदर लोधी ने लज्जत ए सिकंदर शाह ग्रंथ की रचना की थी। तो लज्जत ए सिकंदर शाह ग्रंथ की रचना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदर लोधी ने भूमि मापन यंत्र चलाया था। तो इस भूमि मापन यंत्र का नाम था गज ए सिकंदरी, जो 30 इंच लंबा था, जिससे भूमि मापने का काम किया जाता था। दोबारा देखिए कि गज ए सिकंदरी एक यंत्र चलाया था जिसका काम था भूमि मापना, और यह गज ए सिकंदरी 30 इंच लंबा यंत्र था।
तो ये था सिकंदर लोदी की जानकारी। उसके बाद लोदी वंश का अंतिम शासक आता है जो है हमारा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो शासन चला था वो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इब्राहिम लोदी के समय में ही मुगल शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को राणा सांगा व पंजाब के गवर्नर ने आमंत्रित किया था। और जब भारत पर आक्रमण किया था तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 26 जनवरी 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर जीत गया था। बाबर ने पहली बार किसी युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हुआ था। इस युद्ध की जो संपूर्ण जानकारी है उसे हम मुगल वंश जब करेंगे तो उसमें बाबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम करेंगे। जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में इब्राहिम लोदी ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो हमारा पानीपत में ही है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा बनवाया गया था बाबर के द्वारा। और बाबर ने ही काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पानीपत के युद्ध से पहले 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच में तोखली का युद्ध हुआ था। और जब इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को हरा दिया था तो राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। और बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हरियाणा को कुछ हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। मतलब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में कुछ सरदार नियुक्त किए गए थे। जैसे हिसार क्षेत्र में जो सरदार नियुक्त किए गए थे वो थे निजाम खान। फिर है पानीपत क्षेत्र। पानीपत क्षेत्र में नियुक्त किए गए थे दरिया खां। तीसरा है हमारा शाहबाद क्षेत्र। शाहबाद क्षेत्र में उमर खां को नियुक्त किया गया था। और चौथे हैं हमारे नारनौल क्षेत्र। नारनौल क्षेत्र में इब्राहिम सूरी व इब्राहिम सूर को नियुक्त किया गया था जिनके पोते का नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जो बचपन बीता था वो नारनौल में ही बीता था। नेक्स्ट है हमारा कि एक युद्ध हुआ था जिसे हम सिरसा का युद्ध भी कहते हैं। और सिरसा का युद्ध 1320 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध हमारा नसरुद्दीन खुसरो व गाजा मलिक के बीच में हुआ था। तो सिरसा का युद्ध हमारा 1320 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हमारे गुलाम वंश, तुगलक वंश, हमारे गुलाम वंश के जो अन्य वंश हैं वो पढ़े हैं। हमारे चौहान वंश के बारे में जानकारी पढ़ी है। गजनवी वंश, तोमर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी क्लास 24 उसमें हम जब 1526 में बाबर जीत जाता है वह मुगल वंश की स्थापना करता है तो हम मुगल वंश से लेकर 1857 की क्रांति तक हरियाणा के इतिहास को समाप्त करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।